role of your routine which you follow in this preparation and the habit which you accumulate. 4 key advices मैं आपको देने वाला हूँ. We will be discussing certain foundational thing in this session. जो टॉपर क्लियर करें वो कैसे कर रहे हैं. One final suggestion from my side before I end this session. Working aspirant के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ अभी तक. Welcome you all to webinar seminar on UPSC CSC preparation for 2026 and beyond. ठीक है, तो देखिए ब्रॉड एजेंडा पहले सेट करते हैं. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द एजेंडा डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग, आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हैव यू स्टार्टेड योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन? क्या आप सभी ने कोई फॉर्मल कोचिंग सेटअप ज्वाइन किया है? कितना टाइम हुआ है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए? बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू. तो देखिए, दोज पीपल हु आर इनटू दिस प्रिपरेशन एंड डूइंग द फाउंडेशन कोर्स वेदर फ्रॉम सारथी आईएएस or from any place else, we will be discussing certain foundational thing in this session. क्या foundational चीजें हैं? Like सबसे पहले कुछ key differentiator अपने experience से मैं आपके साथ share करूंगा कि in this UPSC CSC journey what are the most important things that you need to keep in mind, है ना? This session will be like if I am going to advise my younger self who is starting their preparation now कि क्या advices मैं उसे देता, तो इसी direction में हम इस session को रखेंगे. फर्स्ट कुछ की डिफरेंशिएटर, देन एग्जामिनेशन पैटर्न एक ब्रॉड वे में देखेंगे, प्रीलिम्स मेंस एंड देन इंटरव्यू. कुछ की एस्पेक्ट जो कि आपको फाउंडेशनल लेवल पे परेशान करते हैं इस एग्जाम में, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सम आइडियल वे टू स्टडी बिकॉज अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू ईच एंड एवरी आवर विच यू स्पेंड इन दी स्टडिंग, है ना. अगर हम उसमें थोड़ा इंप्रोवाइज कर पाए, उसमें थोड़ा एफिशिएंट हो पाए, देन इट विल बी इजियर फॉर अस. Importance of routine and habit. What should be your routine? है ना, what are the key habit which will make sure that you reach to the final stages of this examination and get what you deserve. तो कुछ habit, कुछ routine मैं आपको suggest करूंगा and in the end optional के बारे में discussion करेंगे, है ना. Regarding optional there are lot of news rumors, मुझे भी नहीं पता क्या है कि whether optional will be there in 2026 or not, है ना. अगर रहेगा तो कैसे प्रिपेयर करना है और नहीं रहेगा तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. इसमें करंट अफेयर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट आई वांट टू डिस्कस इन टुडेज सेशन इज की डिफरेंशिएटर. देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूपीएससी सीएससी जर्नी, तो मुझे क्या लगता था, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एज वेल, दैट the more information I will be having, the more knowledge I will be having, the highest chances I will be for clearing this examination, है ना. With this mindset I started my UPSC CSC journey. तो उसका आउटकम मेरे एक्शंस में नजर आता था, है ना. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज करता हूं, लेट्स से मैंने ज्योग्राफी उठाया, है ना. आई रिमेंबर आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन विद द ज्योग्राफी, है ना. और ज्योग्राफी उठाया तो ज्योग्राफी के ही मल्टीपल बुक्स मैंने पिकअप करे. क्यों? बिकॉज मेरे माइंड में क्या था, दिस एग्जामिनेशन बिलोंग टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन दिस यूपीएससी सीएससी जर्नी एक एस्पिरेंट, है ना, जो कि फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर कर दे रहा है, इंटरव्यू के बाद उसका रैंक आ गया, है ना. आपको क्या लगता है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ कंटेंट वन एस्पिरेंट नीड टू रीड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन? व्हाट डू यू फील? ब्रॉडली हम बात करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग योर प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, ऑप्शनल, ईच एंड एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. मिनिमम हाउ मेनी पेजेस? Somewhere 15,000 pages. Any aspirant, if they want to clear this examination, they has to study, right? अब please tell me this thing. अगर कोई भी aspirant, I would say 6 hours a day पढ़ रहा है, कितने टाइम में ये रफली 15,000 पेजेस खत्म कर लेगा? अगर आप 6 आवर डेली पढ़ रहे हैं, 6 आवर में इजीली मेरे हिसाब से आप 50 पेजेस रीड कर सकते हैं, राइट? कोई भी एस्पिरेंट जो अपने बाकी करियर ऑप्शन छोड़ के यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने आया है, 6 आवर तो पढ़ता है, इजंट इट, है ना. अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो शायद कम समय दे पा रहे होंगे, बट आफ्टर कॉलेज, है ना, यू विल बी एबल टू डिवोट मोर अमाउंट ऑफ टाइम एंड ऑन एन एवरेज 50-60 पेज पर्सन पढ़ लेता है. माय सिंपल पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि किसी भी इंडिविजुअल को जो कि इस प्रिपरेशन साइकिल में आ रहा है, हार्डली 1.5 to 2 ईयर लगेगा एट मैक्स टू रीड ऑल दीज पेजेस, है ना. और इस कैटेगरी में एट लीस्ट यू आर अवेयर अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन
कि अराउंड 5 लाख पीपल अपीयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? आउट ऑफ दिस 5 लाख पीपल मैं बोलूंगा मिनिमम 1 लाख तो होंगे जो ये 1.5-2 ईयर एटलीस्ट यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और रेगुलरली पढ़ते जा रहे हैं। मानोगे इतना तो, है ना, कि कम से कम 1 लाख तो होंगे, है ना? 20% पीपल तो ऐसे होंगे, 10 में से 2 लोग तो ढंग से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना? इसमें से मेजॉरिटी पीपल ऐसे ही हैं कि हाँ ठीक है, एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़े, एग्जाम दिया, है ना? दीज आर नॉट योर कॉम्पिटिशन, है ना? वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर। किसी की पेस कम होगी, किसी की पेस थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है? So these 1 lakh people are able to study these 15,000 pages, isn't it? हर कोई पढ़ ले रहा है। Then what is the differentiator? Difference कहां है ना? Everybody who are serious about this preparation, they are able to complete the syllabus. They are able to go through all the information which is required to clear this exam, isn't it? Polity हो, economy हो, geography हो, और हर कोई अपना ऑप्शनल पढ़ रहा है। तो डिफरेंशिएटर नॉलेज गैदर करना तो हुआ ही नहीं भाई। रीडिंग दीज 15,000 पेजेस, चलो स्टार्टिंग में कोई 1-2 सोर्स गलत भी पता लग गया, है ना? 1-2 सोर्स ठीक है, मैंने मान लिया कि कंटेंट कोई, मान लो 1-2 सोर्स गलत पता लग गया कि नहीं ये नहीं पढ़ना चाहिए था, बाद में वो करेक्ट हो जाएगा, मे बी 2-3 महीने उसके एक्स्ट्रा मान लो, isn't it? But largely in 2-year span, everyone can complete its syllabus and go through all the relevant material which is required to clear this exam, है ना? तो पढ़ना तो डिफरेंशिएटर नहीं हो सकता, ये तो मानोगे। यहां तक तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे सबसे पहले, है ना? हमें क्या लगता है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि अगर हम 6-7 घंटे 8 घंटे कुछ पढ़ रहे हैं तो बस दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। एब्सोल्युटली नॉट, है ना? हियर द की डिफरेंशिएटर इज ये जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, इस इंफॉर्मेशन को आपने रिटेन किया है या नहीं, एंड इन एसेंस इस इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कैसे कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना एग्जाम नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रीलिम्स में अप्लाई करना, मेंस में आंसर लिखना और इंटरव्यू में प्रेजेंट करना। दिस इज द रिक्वायरमेंट, इजंट इट? बिकॉज यहां से रिजल्ट आने वाला है ना? तो आप इंफॉर्मेशन खाली गैदर करने का मत सोचिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। काफी बार मैं बात बोलता हूं, दिस एग्जाम बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, है ना? एक की एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का आपको मैं बताता हूं। प्लीज टेल मी, इज इट पॉसिबल फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना, कोई सुपर ब्रीड हो तो मुझे पता नहीं, फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू रिटेन 15,000 पेजेस कंटेंट? इज इट पॉसिबल? है ना? पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का पहला एस्पेक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मीनिंग हुआ कि ये जो 15,000 पेजेस हैं इनमें से आपके काम का इंफॉर्मेशन क्या है, इजंट इट? तो पहला एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का, कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपके काम का और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सा है। समझ में आया? ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है, फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन होगा कैसे, इसकी बात कर लेते हैं हाथ कि फिल्ट्रेशन सर हो कैसे सकता है ना? इस फिल्ट्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। आपने काफी बार यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, स्ट्रैटेजीज में सुना होगा, फोकस ऑन पीवाईक्यू, फोकस ऑन पीवाईक्यू। सुना है आपने ये, है ना? देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे शेयर करता हूं आपके साथ। पीवाईक्यू जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं किस तरीके से पीवाईक्यू को अप्रोच करता था, मोस्टली स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक है इन द इनिशियल डेज ऑफ दिस एग्जाम। हम सोचते हैं पहले हम पढ़ लेंगे कोई सब्जेक्ट, उसके बाद उसके पीवाईक्यू को रेफर करेंगे टू चेक कि हमने सब्जेक्ट जो पढ़ा है उसमें क्वालिटी कितनी है। बताओ आप में से कितने लोग ये अप्रोच फॉलो करते हैं? ऑनेस्टली talk to me honestly in this session, only then you can learn few things from me. Tell me this thing, isn't it our approach that we will first read the subject
कीप PYQ एट द बे एंड देन वी थिंक सब्जेक्ट कंप्लीट करके PYQ सॉल्व करूंगा, उससे मैं अपने आप को जज करूंगा कि मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो कितना क्वालिटी है उसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ PYQ। PYQ साइमल्टेनियसली आपको देखते जाने हैं, है ना। PYQ आपको बाद के लिए नहीं रखने हैं। आप PYQ देख के आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, है ना, उसमें से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूपीएससी बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल PYQ बिफोर एज वेल एज आफ्टर। ठीक है ना, चलो ये बात समझ में आई। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में पहला हो गया फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आ सकता है, आपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर करा, समझा PYQ देख के कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है और ये नहीं करनी। दूसरा एस्पेक्ट आएगा नोट्स, इजंट इट। भाई बार बार ये पेजेस थोड़ी पढ़ते रहोगे, इजंट इट। टेल मी दिस थिंग, क्या ये 15,000 पेजेस आप बार बार पढ़ सकते हो? एंड इवन अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे 26 मई को आई थिंक इस बार प्रीलिम्स है, अगर एग्जाम से 20 डेज पहले आपको रिवाइज करना है तो ओरिजिनल मटेरियल तो आप रेफर नहीं कर सकते, यू कांट रेफर ओरिजिनल मटेरियल, है ना। एट दिस स्टेज नोट्स आर मैंडेटरी, है ना। अब पहला सवाल ये आता है यहां पे, इन विच रीडिंग यू शुड मेक द नोट्स। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने पहली रीडिंग में कभी नोट्स बनाने की कोशिश की है? बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना अपना। आउटकम क्या आता है, वी एंड अप राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर स्टडिंग, है ना। जैसे मैं बताता हूं आपको एनसीईआरटी के, अगर आपने कभी नोट्स बनाने की कोशिश की है तो आप अगर पेजेस पे मार्कर यूज करना है तो पूरी एनसीईआरटी ही आप रंग देते हो, एवरीथिंग सीम्स इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, राइट। तो देखो भाई, नोट्स कभी भी फर्स्ट रीडिंग में मत बनाओ, है ना। फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनते। इन दी सेकेंड रीडिंग यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। ठीक है, आप नोट सेकेंड रीडिंग में या फिर थर्ड रीडिंग में बनाओ, है ना। इसका एक और तरीका है नोट्स का, आप कोई भी टॉपर नोट्स यूज कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। देखो भाई, जो काम कोई और अच्छे से एफिशिएंटली कर चुका है ना, उसको खुद दोबारा क्यों करना है, इजंट इट। इफ समबडी एल्स हैज ऑलरेडी डन द सेम थिंग तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन पिक अप एनी टॉपर नोट्स, 3-4 टॉपर के नोट्स देखो, है ना। ऐसे एक से मत स्टार्ट करो। आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, लेट्स से इकोनॉमी स्टार्ट किया, कोई भी, है ना, उस सब्जेक्ट के 2-3 टॉपर के नोट्स रख लो अपने सामने और देखो कि आपको कौन से बढ़िया लग रहे हैं, है ना। मेक श्योर कि जो आप नोट्स पिक कर रहे हो जिस टॉपर के, आपका और उसका बेस मटेरियल सेम हो, अदरवाइज उसमें गैप आ जाएगा और फिर आप सिंक नहीं बिठा पाओगे। समझ में आया? जो बेस मटेरियल आप पढ़ रहे हो वो सेम होना चाहिए जिस टॉपर के नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, बेस मटेरियल अलग नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में पहला आ गया फिल्ट्रेशन, दूसरा आ गया नोट्स। आप प्रोसेस भी समझते जाओ, आपने पढ़ा, आपने थोड़ा PYQ सामने रख के फिल्ट्रेशन किया, आपने सेकंड रीडिंग में उसके नोट्स बनाए या फिर टॉपर के नोट्स पिक किए। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, प्रैक्टिस। एक कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन बताता हूं मैं इस एग्जाम के बारे में। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने नोट्स बना लिए, अब हम उन नोट्स को पढ़ते जाएंगे, वो हमें याद हो जाएंगे, और अगर हम प्रैक्टिस भी अगर थोड़ी कम करेंगे तब भी हम जाके वहां पे इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर देंगे। दिस इज द कॉमन थिंकिंग कि हम नॉर्मली नोट्स के थ्रू अगर हम याद करते जाएंगे तो सब कुछ कंसोलिडेट हो जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। नेवर आई हैव सीन विद एनी सिंगल इंडिविजुअल कि जो खाली नोट्स पढ़ के, नोट्स रिवाइज करके अगर एग्जाम देने जाए वो एग्जाम क्रैक कर ले। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। इफ यू वांट टू कंसोलिडेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच एग्जिस्ट इन योर नोट्स, है ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, सॉल्व एमसीक्यू, है ना। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का बेस्ट मेथोडोलॉजी क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन मेमोराइज करना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिटेन हो पाती है ना। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाओ,
नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाओ तो आप आंसर राइटिंग करो। ठीक है, समझ में आया है ना? दिस इज द प्रोसेस, filtration through PYQ, notes, either your own or topper notes, and third practice, MCQ प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पे आता है जो मैं यहीं पे कवर करना चाहूंगा, व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा। इस सेशन में जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स कहीं और ज्वाइन किया हुआ है। प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड फाउंडेशन कोर्स एट अ प्लेस अदर देन सारथी। नथिंग दैट आई एम गोइंग टू say anything which is not in your interest. I want to ask something to you. देखिए, सारथी में तो जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों से जो कि बाकी जगह फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज एक कॉमन मिथ, एक कॉमन मिसकंसेप्शन मैंने यहां पे देखा है कि मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स दे सजेस्ट यू टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन, और वो बोलते भी हैं, पिच भी ये होता है कि हम आपको डेली आंसर राइटिंग कराएंगे स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन कोर्स में, है ना? मैं आपको बताता हूं वो डेली आंसर राइटिंग कैसे होती है। नॉर्मली फाउंडेशन कोर्स में टीचर क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है, एंड में एक क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए, 1 और 2 क्वेश्चन, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट। मे बी 1-2 क्वेश्चन वो लिखना सिखा देगा, दैट्स इट, यही होता है। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, आप क्या आप उसका आंसर लिख पाते हो? आप स्टार्टिंग से अगर डे 1 से डे 2 से या स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना, है ना, उस क्वेश्चन को अगर लिखने की कोशिश करते हो तो क्या आप लिख पाते हो? इज इट रियली हैपनिंग इन दी सेशंस कि आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 और डे 2? क्या ये हो भी पाता है ना? इसी को लोग आंसर राइटिंग कहते हैं। हमने टॉपिक कराया, लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन दे दिया। यू शुड नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग बिफोर एटलीस्ट 4 to 5 months ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए एटलीस्ट 4-5 महीने बाद। अगर आपके पास कोई बेसिक कंटेंट ही नहीं है, आपके पास बेसिक इकोनॉमिक्स आपको नहीं आती, पॉलिटी नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती, तो आप वो यूपीएससी लेवल का आंसर लिख ही नहीं सकते। देखो, ऐसे तो कुछ भी लिख दो, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आर ग्रेजुएट, राइट? आपकी एटलीस्ट 20-21 ईयर एज होगी, तो आप जीरो पे थोड़ी हो। यू नॉट अ 6-year-old पर्सन या 6-year-old किड, राइट? है ना, आप 20-21 साल के तो हो, तो ऐसे बेसिक आंसर तो हर चीज का लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसे 2-4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें लिख पा रहे हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन पे जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो वो तो लिख ही दोगे ना, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है ना? यू आर नॉट 6-year-old, राइट? है ना, एक यूपीएससी लेवल का आंसर राइटिंग जब आप कर पाओगे, तभी उस लेवल की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का मतलब बनता है। ओनली देन इट इज गोइंग टू एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। तो मेरा सजेशन आपको क्या रहता है, मिनिमम 4 to 5 months, और अगर मैं इसको और स्पेसिफिकली डिफाइन करूं, जब तक आप अपने 4 मेजर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जब तक ये 4 मेजर फाउंडेशनल पिलर ऑफ योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन आपके कंप्लीट नहीं होते, तब तक आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, है ना? एंड विद इन सारथी आईएएस हमारा क्या अप्रोच है? हमारा अप्रोच सिंपल है, विद इन आवर फाउंडेशन कोर्स हम अलग से आपको आंसर राइटिंग करवाते हैं। नॉट लाइक कि हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग करा देंगे ना, है ना। वी विल हैव सेपरेट मेंस मॉड्यूल्स, है ना, जहां पे कि कोई भी हम मॉड्यूल जब कवर कर रहे हैं, लेट्स हम जीएस 2 कवर कर रहे हैं, तो जीएस 2 पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जीएस 2 के पीवाईक्यू लिखेंगे इन दी राइट स्मार्ट सेशन, जो कि डॉक्टर शिविन लेते हैं, एंड उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, जहां पे कि 5 क्वेश्चन अलग से हम सेशन में लिखने वाले हैं। ओवरऑल थ्रू दिस मेथोडोलॉजी विद इन आवर फाउंडेशन कोर्स, हम यहाँ पे 350 to 400 क्वेश्चन आपको लाइव लिखवाएंगे, मैं और डॉक्टर शिविन साथ में। तो ऐसे नहीं कि मेन कंटेंट क्लासेस में ही हम आपको आंसर राइटिंग करा के भेज देंगे, ठीक है? और यही मैं अप्रोच लोगों को सजेस्ट करता हूं कि पहले आप कंटेंट पढ़ो, कंटेंट के बाद पीवाईक्यू लिख के देखो, पीवाईक्यू लिखने के बाद कुछ न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करो। समझ में आ रहा है? एक और कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे एस्पिरेंट की, है ना, कि व्हेनेवर इट कम्स टू आंसर राइटिंग, व्हाट दे डू, व्हेनेवर इट कम्स टू आंसर राइटिंग व्हाट दे डू, दे एक्चुअली फॉलो द टेस्ट सीरीज ओनली, है ना, कि आप सीधा जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे। टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन मत करो,
सबसे पहले आंसर राइटिंग करना सीखो। समझ में आया? ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो इन द आंसर राइटिंग। डन। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू अबाउट द आंसर राइटिंग। नाउ लेट्स कम टू अनदर पार्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। अब आती है यहां पे, मैंने आपको बोला था 4 की एडवाइसेस मैं आपको देने वाला हूं, 4 की एरियाज। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की। प्लीज टेल मी दिस थिंग, हाउ मेनी एनसीईआरटीज यू हैव रेड फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन? हाउ मेनी एनसीईआरटी यू हैव रेड ऑलरेडी? है ना, देयर इज अ मिथ गोइंग ऑन दैट जितनी भी 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको सब पढ़नी होती हैं। हैव यू रेड ऑल ऑफ देम? मोर देन 50? मोर देन 50 एनसीईआरटी पढ़ना और एक रीडिंग में तो काम नहीं बनेगा। देखिए, मैं यही सजेस्ट करता हूं, आप कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़ो इस प्रिपरेशन में, है ना। और अगर आपको 50 एनसीईआरटी पढ़नी है 2 बार, मैं मानता हूं एक एनसीईआरटी पढ़ने में मिनिमम आपको 2 to 3 डेज तो लगेंगे। मान लेते 2 रीडिंग करने में आपको 3 दिन लग रहे हैं, तो यार 150 डेज तो यही हो गए, इजंट इट? 150 डेज तो ये हो गए, रफली 6 to 7 मंथ। वो भी बेस्ट केस सिनेरियो है जो कि आप खाली एनसीईआरटी में स्पेंड करने वाले हो। इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन अर्ली, अर्ली का क्या मीनिंग है? यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में भी, देन यू कैन फॉलो दिस, सॉरी, देन यू कैन फॉलो दिस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 150 डेज लगाओ यहां पे। जो आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर है वो आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन आपने बिल्ड कर लिया, एक ब्रॉडर अवेयरनेस आपने डेवलप कर ली। बट इफ यू आर इनटू योर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, इफ यू हैव, या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी आफ्टर योर कॉलेज, है ना, तो आपको ये 6 महीने लगाने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सिलेक्टिवली एनसीईआरटी पढ़िए आप, है ना। लिस्ट हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे आपको। ओनली आई वुड से 10 to 12 एनसीईआरटी आर इनफ, है ना, नॉट मोर देन 1 मंथ। You need to spend exclusively on the NCERT, है ना। And the better way to read the NCERT, मेरा क्या सजेशन रहता है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस अप्रोच कि आप 6 to 12 का NCERT पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज फॉलो करो। भाई आप सब्जेक्ट वाइज फॉलो करो ना, आप ऐसे NCERT वाइज फॉलो मत करो। आप सब्जेक्ट पिक करो। आपने मान लो पॉलिटी पिक किया, है ना, तो पहले पॉलिटी में जो भी आपने बुक्स फाइनल करी, लेट्स से आपने लक्ष्मीकांत फाइनल किया, ठीक है, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के साथ साथ 2 कोई एनसीईआरटी मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे लिस्ट डाल दूंगा मैं, है ना। देयर आर 2 to 3 एनसीईआरटी ऑफ द पॉलिटी व्हिच यू नीड टू रीड। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जो आपने टाइम पॉलिटी के लिए एलोकेट किया है, लेट्स से स्टार्टिंग में आप पॉलिटी के लिए 1.5 मंथ एलोकेट करते हो, 1.5 मंथ, ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली यू शुड रीड द पॉलिटी एनसीईआरटी, बिकॉज दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और एक साथ ही साथ एक मैच्योर कंटेंट पढ़ोगे, तो उनमें जो कनेक्शन है वो समझ में आएगा और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो फार सुपीरियर होगा। समझ में आया? तो ये जो एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी डेज वाला फिनोमिना है, मैं इसके लिए देखता हूं कुछ जगह एनसीईआरटी के बैचेस भी चलते हैं, जैसे 5-6 महीने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, डोंट फॉलो दिस अप्रोच, है ना। अलग से डेडिकेटेड 6 महीने एनसीईआरटी में लगाने नहीं बनते until unless you have plethora of time। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपका प्रिपरेशन साइकिल 4 साल है, देन यू हैव टू मच टाइम, तो आप फर्स्ट ईयर में आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। डन। पीवाईक्यू के बारे में 1-2 चीजें और बता देता हूं। देखिए, इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको प्रीलिम्स के बारे में बताता हूं। हैव यू रेड द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ द यूपीएससी फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट? प्रीलिम्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का, डू यू फील कि उस सिलेबस से आपको कुछ आइडिया लगता है कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है? अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस लिखा है, डू यू फील कि उससे आइडिया लगता है? इज इट हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वे? क्या आप उस सिलेबस को देख के कुछ पढ़ते हो? प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, नॉट मेंस। क्या ऐसा है कि आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस, जिस भी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं, सामने प्रीलिम्स का सिलेबस रखा है और उसको आप देखते हो और फिर मैच करके पढ़ते हो? डज इट हैपन इन द प्रीलिम्स? है ना, ऐसा है ही नहीं। Why? Because in my opinion, it is the fault of UPSC that they have not well defined the prelim syllabus. Prelim syllabus is not well defined by the UPSC, है ना। तो यहां पे अगर सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है
तो आपको कैसे पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? थ्रू पीवाईक्यू ओनली, है ना? तो दैट इज वाई प्रीलिम्स में पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस और ज्यादा है। और ज्यादा का क्या मीनिंग है कि आपको पढ़ते टाइम ही पीवाईक्यू सामने रखने पड़ेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहां से यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बात समझ में आई? व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन, द गुड थिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन इज सिलेबस तो आपको पता ही है, यहां पे जीएस, सीसैट, देखो द गुड थिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन इज, क्यों काफी आपको टॉपर्स इस टाइप की बातें करते हुए दिखेंगे कि मेंस एग्जाम इज द इजीएस्ट स्टेज ऑफ दिस होल प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड बाय यूपीएससी टू द माइक्रो लेवल, है ना? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं माइक्रो लेवल का क्या मीनिंग है। जैसे जीएस 1 में बात करते हैं, जीएस 1 में सोसाइटी है, राइट? अब यूपीएससी ने ना खाली सोसाइटी लिख के नहीं छोड़ा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेन सिलेबस, है ना? ऑब्जर्व करना प्लीज, है ना? यहां पे इन्होंने खाली जीएस में सोसाइटी लिख के नहीं छोड़ दिया कि इंडियन सोसाइटी। दे हैव रिटन 9 टॉपिक्स स्पेसिफिकली, कि सोसाइटी के 9 टॉपिक हैं। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ऐसे करके 9 टॉपिक हैं जो आपके कोर्स में है, वही आपको पढ़ने हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट मेंस इज वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक यूपीएससी उससे डाइग्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो किसी काम का नहीं है। पीवाईक्यू आर योर सिलेबस, एंड इन द मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस एक्चुअली डिफाइंड एट द माइक्रो लेवल। आपको एक कंटेंट की बाउंड्री डिफाइन करनी है और उसी बाउंड्री को आप के अंदर आपको प्ले करना है। देन आफ्टर कवरिंग द कंटेंट यू नीड टू मूव टू द पीवाईक्यू। तभी आपको दिखेगा कि पीवाईक्यू से जो थीम्स रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इन द जीएस एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट 35 to 40% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आप चेक करके देख लेना, थीम्स रिपीटेड हैं अक्रॉस द जीएस 1 2 3 4, क्योंकि टॉपिक सेम है। यार आप सोचो ना कि जैसे मैंने आपको सोसाइटी का एग्जांपल दिया, अब ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ग्लोबलाइजेशन में जो थीम है वो बार बार रिपीट हो रही है। कभी वो इंपैक्ट वुमेन पे पूछ रहा है, कभी चिल्ड्रन पे पूछ रहा है, और 60% पॉइंट कॉमन रहते हैं। अंडरस्टूड? इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, कंक्लूजन सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द गेम ऑफ पीवाईक्यू एंड सिलेबस। डन। एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, आंसर राइटिंग मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। डन। एक चीज और थी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडियल वे टू स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी कंटेंट को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है ना? 2-3 बातें मैं यहां पे आपसे शेयर करूंगा। देखो, मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था विद अ की डिफरेंशिएटर दैट फॉर योर यूपीएससी सीएससी जर्नी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ के देखते हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। दिस इज मच मोर अ मैच्योर थिंग, बट आई होप दैट वंस आई विल एक्सप्लेन दिस देन यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। देखो, एसेंशियली वॉट एवर यू आर स्टडिंग फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, आप जीएस पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, मेंस पढ़ रहे हो, अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो यू आर रीडिंग डिफरेंट पैराग्राफ्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इजंट इट? पैराग्राफ या सेंटेंस, ठीक है? एटॉमिक लेवल पे यू आर रीडिंग मल्टीपल सेंटेंसेस स्लैश पैराग्राफ, एंड वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच एग्जिस्ट in this sentences and paragraph, this information you need to consolidate and retain and produce in the examination, isn't it? क्या ये मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस है ना? थोड़ा सा एक बार ब्रॉड एंड व्यू लो एग्जामिनेशन का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? प्लीज टेल मी येस और नो इन द चैट बॉक्स कि फंडामेंटली थ्रू आउट योर डे इन योर यूपीएससी सीएससी जर्नी यू आर रीडिंग सर्टेन सेंटेंसेस स्लैश पैराग्राफ, दैट्स इट। यही कर रहे हो ना पूरे दिन, और कुछ कर रहे हो क्या? और इन सेंटेंसेस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को आपको रिटेन करना है, दैट इज योर गोल, है ना? रिटेन करने का, इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने का बेस्ट वे क्या है? आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, एसेंशियली इट इज एन आइडिया। एक आइडिया है, एक सेंटेंस में नॉर्मली एक आइडिया होता है,
समटाइम्स एक पैराग्राफ में एक आइडिया होता है ना, वो जो आइडिया है इट शुड सिंक इन योर माइंड, एंड उस आइडिया से रिलेटेड एक कीवर्ड आपके उस सेंटेंस में, पैराग्राफ में आपको अंडरलाइन करना है या बोल्ड में लिखना है या उसे निकाल के नोट्स में लिखना है। वो जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड का रोल क्या है, वंस यू लुक अप टू दैट कीवर्ड, जो उससे रिलेटेड उस पैराग्राफ में जो आइडिया है, जो एसेंस है इंफॉर्मेशन का, वो आपके माइंड में खुद आ जाता है। दिस इज नोन एज रिवीजन। और वो जो कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई किया, उस कीवर्ड को सेपरेटली अपनी नोटबुक में लिख लेना, उसे बोलते हैं नोट्स मेकिंग। तो रिवीजन कैसे होगी फिर, आप नोट्स देखोगे, कीवर्ड देख के वो आइडिया क्लिक करना चाहिए, कीवर्ड देख के वो आइडिया क्लिक करना चाहिए। तो आइडियली व्हेन यू आर स्टडिंग, स्पेशली ड्यूरिंग योर सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग योर सेकंड रीडिंग, यू शुड बी आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। समझ में आया? ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द सेकंड रीडिंग, स्पेशली उन कीवर्ड्स को सेग्रीगेट करिए, या तो अंडरलाइन करके रख लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, और उन नोट्स के थ्रू जब आप वो जो आइडिया का लिंकेज है जब वो ट्रेस करेंगे, उसी को हम बोलेंगे रिवीजन। यही करना है आपको फंडामेंटली। दिस इज द आइडियल वे टू स्टडी। अब आप एक बात बोलोगे, यू विल से कि ठीक है सर, जब हम पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर रीडिंग फॉर द सेकंड टाइम, लेट्स से, हमने पढ़ते टाइम उस कीवर्ड का एसोसिएशन उसके आइडिया के साथ अपने माइंड में रख लिया कि हम कीवर्ड देखें तो वो आइडिया हमें क्लिक कर जाए। बट जब हम उसे नोट्स में रखेंगे और हम 2 महीने बाद उन कीवर्ड्स को पिक करेंगे, तो क्या गारंटी है कि उन कीवर्ड्स को देख के वो आइडिया हमें याद आ जाए? यही चैलेंज है ना, और कुछ चैलेंज है तो बताओ मुझे, कि जब हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उन कीवर्ड्स को देखें तो वो आइडिया में क्लिक कर जाए। बस यही चैलेंज है अल्टीमेटली, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो, है ना। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, मेरा एक सजेशन है आपको, स्टडी इन टू एंड फ्रो मैनर, नॉट लीनियर मैनर। अब लीनियर मैनर में मत पढ़ो। लीनियर मैनर का क्या मीनिंग होता है पहले समझा देता हूं। अभी शायद आप इसी तरीके से पढ़ते होंगे, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हो, लेट्स से आपने कोई एनसीईआरटी, कोई ना कोई एनसीईआरटी हर किसी ने पढ़ी होगी, है ना। प्लीज टेल मी दिस थिंग, कि क्या आपने इसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी है? आपने कोई एनसीईआरटी लेट्स से 300 पेजेस की प्लान करी, आपने डे 1 पे स्टार्ट किया, डे 1 आपने 1 to 50 पेजेस पढ़े, है ना, एंड देन नेक्स्ट डे जब आपने स्टार्ट किया तो आपने 51 to 100 पढ़े, एंड देन सो ऑन। मतलब आपने कोई भी कंटेंट अगर स्टार्ट किया तो आप लीनियर मैनर में आगे बढ़ते गए, इजंट इट? आपने 6 दिन में उस मटेरियल को खत्म किया। अब मुझे ऑनेस्टली बता दो, है ना, अगर आपने इस तरीके से कोई कंटेंट पढ़ा है और 10 दिन बाद मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपने क्या पढ़ा था, तो क्या याद आता है? चैप्टर का नाम भी याद आता है तो बता दो मुझे, प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली। नहीं आ पाता ना याद? तो इसीलिए यू शुड स्टडी इन टू एंड फ्रो मैनर। टू एंड फ्रो मैनर का सिंपल मीनिंग क्या है? लेट्स से अगर 300 पेजेस यही आप पढ़ रहे हैं, आपने डे 1 पे 50 पेजेस पढ़ने का प्लान किया, आपने 1 to 10 पेजेस पढ़े, लेट्स से आपको 1 आवर लगा। अब इसी 1 घंटे के बाद 10 मिनट स्पेंड करो, 10 मिनट्स, और वापस इन 10 पेजेस को रिविजिट करो। रिविजिट दीज 10 पेजेस देन एंड देयर ओनली। समझ में आया? ठीक है ना। फॉलो दिस टू एंड फ्रो अप्रोच। आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, वापस पीछे आओ, थोड़ा सा आगे जाओ, वापस पीछे आओ, थोड़ा सा आगे जाओ, वापस पीछे आओ। अंडरस्टूड? इस मैनर में अपने कंटेंट को आगे पढ़ो, है ना। तो जो कंसोलिडेशन है, जो कीवर्ड और आइडिया का एसोसिएशन है, वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। और जब आप 2 महीने बाद भी उन नोट्स को उठाओगे तो वो कीवर्ड्स को देख के, कीवर्ड्स याद नहीं आएंगे, कीवर्ड्स धीरे धीरे याद आते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा? कीवर्ड देख के वो आइडिया याद आ जाए, बस वही बहुत है, फिर कीवर्ड याद हो जाते हैं। ठीक है, डन। तो दिस इज द आइडियल वे टू स्टडी एनी कंटेंट। डन, समझ में आया? आगे बढ़े। देखिए, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज रोल ऑफ योर रूटीन which you follow in this preparation and the habit which you accumulate in your success. देखो भाई, for any goal,
which you want to achieve. There are commensurate habits. जैसे आपसे कोई पूछे, आपने अपनी लाइफ का गोल अभी रखा है यूपीएससी सीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना है ना, अगर आपसे कोई पूछे, वो बोले कि यार मेरा गोल तो लाइफ में एथलीट बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है ना, तो आप क्या बोलोगे उसे कि बन सकते हो बॉडी बिल्डर, एथलीट बन सकते हो, है ना, हिट द जिम डेली, राइट, रोज सुबह उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, इजंट इट, है ना, कुछ हेल्दी डाइट रूटीन मेंटेन करो, राइट, तो आप यही बोलोगे कि हेल्दी डाइट रूटीन मेंटेन करो, वर्कआउट करो, देन यू विल बी एबल टू रीच दैट. फॉर एनी गोल इन लाइफ, any goal in life, there are always certain commensurate habits. Human being is nothing, just accumulation of your habits. आपकी जो भी हैबिट है लाइफ के अंदर, उसका लॉजिकल आउटकम है जो आपकी सक्सेस है. जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देके बात समझाता हूं, है ना, कि आप सभी लोग एक अभी सिचुएशन में अपनी लाइफ में आपकी कुछ अचीवमेंट होंगी, पर्सनल अचीवमेंट, कुछ फेलियर्स भी होंगे डेफिनेटली. एक बार ना पिछले 4-5 साल आपके लाइफ की याद करके देखते हैं, 5 या 6 मान लेते हैं, 5 ईयर इज अ गुड टाइम फ्रेम. प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली. आप अपने आपको पिछले 5 साल में इमेजिन करो, जो भी आपके पास आज है, अच्छा या बुरा, क्या वो आपके पिछले 5 साल की जो हैबिट है उसका आउटकम है या नहीं. जस्ट थिंक इट फॉर अ वाइल, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड फॉर दैट. जो भी आपके पास आज है ना, डे, आज को मान लेते हैं डे 0, है ना, -5 ईयर पे जाओ, -5 ईयर पे जाओ और सोचो जो भी आपकी हैबिट थी, क्या जो भी आपकी आज सक्सेस है isn't just a natural outcome of it. क्या आपको लगता है ऐसा? खुद सोचना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सोचना. देखो, अपने बारे में ऑब्जेक्टिवली सोचना मुश्किल काम होता है, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑब्जेक्टिवली. तो अब मैं यहां से बात करता हूं डे 0 से +3 या +4 कर लेते हैं, है ना. नॉर्मली अगर हम यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है 3rd और 4th अटेम्प्ट में. यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट, है ना. आप यूपीएससी की अगर एनुअल रिपोर्ट देखोगे, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो एग्जिस्ट एट 3rd एंड 4th अटेम्प्ट. ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द पीपल हु आर क्लियरिंग दिस एग्जाम, है ना, ऑन एन एवरेज उन्होंने स्पेंड किए इस प्रिपरेशन में 3 अटेम्प्ट का क्या मतलब है, प्रिपरेशन में टाइम लगाए 4 साल मिनिमम, है ना. 4 से 5 साल कैंडिडेट स्पेंड कर रहे हैं, है ना. हम एक एवरेज केस लेके चल लेते हैं सिलेक्टेड लोगों का, है ना. इस सैंपल साइज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो रफली यहां से +5 ईयर की बात कर रहे हैं हम. अब अगर आप आज प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी हैबिट आप कल्टीवेट करोगे, जो भी हैबिट आप कल्टीवेट करोगे, उसका रिजल्ट आपको अगले 5 साल में दिखेगा. टाइम लगता है थोड़ा, है ना. इट इज नॉट लाइक कि मैंने आज कुछ किया और मेरे को कल उसका रिजल्ट मिल जाए. जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं, इट टेक्स टाइम. तो वी नीड टू फोकस ऑन कल्टीवेटिंग दी हैबिट एंड रूटीन, है ना, जो कि कमेंसुरेट हो हमारे गोल के साथ. हमारा गोल क्या है? क्लियरिंग यूपीएससी सीएससी. तो भाई मेरा हमेशा आपको क्या सजेशन रहता है, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने आए हो, द बेस्ट चांस you will be having to clear this exam will be there only if you will be a good student, है ना. आपको बस एक चीज पे फोकस करना है, गुड स्टूडेंट कैसे बना जाए. गुड स्टूडेंट, डिसिप्लिन स्टूडेंट. देखिए, मैं पहले भी इस चीज को काफी बार मेंशन कर चुका हूं सर्टेन कंट्रोवर्शियल मेथड्स के थ्रू भी, कि यार देखो, दोज हु आर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, ऐसा तो नहीं है कि they have like high ethical values, they have high commitment to social things, that is why they are clearing this exam. ऐसा तो कुछ नहीं है. मानोगे भाई, अल्टीमेटली दिस इज द रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. कुछ लोगों के माइंड में स्टार्टिंग में ये ऐसा होता है आइडियलिज्म, क्या दोज पीपल जिनका जो सोसाइटी को लेके ज्यादा कमिटेड है वो शायद ये एग्जाम क्लियर करते होंगे. नो, अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस यही है पिछले 4-5 सालों का. दोज हु आर गुड स्टूडेंट, डिलिजेंट स्टूडेंट, है ना, जिन्हें आप फ्रंट बेंचर बोलते थे, है ना, शायद अपनी ग्रेजुएशन में आप फ्रंट बेंचर थे,
पर आप में से कुछ लोग शायद बैक बेंचर हो, जिन्हें आप फ्रंट बेंचर बोलते थे, है ना, आपको वही बनना है अगले 5 साल के लिए। बी आर डिलिजेंट गुड स्टूडेंट, है ना। एक आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए, 8 आवर स्लीप इज मस्ट, है ना। फिक्स टाइम पे आप उठो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। 3-3 घंटे के 3 स्लॉट टारगेट करो। सिंपल मैं आपको बोलता हूं, 3 आवर ईच, 3 स्लॉट, एंड ड्यूरिंग दिस स्लॉट यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स। इनके बीच में जो करना है करो, है ना, पावर पैक मोड के साथ, कि बंद करा सब कुछ, फोन साइड करा, सारे इंस्टाग्राम वगैरह साइड करे और 3 घंटे पढ़ेंगे। अगर आप ये डिलीजेंटली अगले 2 से 3 साल तक कर सकते हो, और फिर आदत भी बन जाती है, भाई हैबिट है, वो छूटती भी नहीं है, यूपीएससी के बाद भी नहीं छूटेगी। अगर आप डिलीजेंटली इस चीज की हैबिट डाल सकते हो, इफ यू हैव इट इन यू, देन आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। अगर आप 7 to 9 आवर्स डेडिकेटेडली 2 से 3 साल तक नहीं पढ़ सकते, ये बेसिक मिनिमम है, then there is no possibility of you clearing this exam. Be very much aware about this fact. So cultivate the habit routine which is commensurate to your goal. Don't fool yourself. चलो डन, आगे बढ़े। अब वर्किंग एस्पिरेंट के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूं अभी तक, आपका जो स्टडी रूटीन है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होना चाहिए, है ना प्रणय। फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, सेकंड, आफ्टर द ऑफिस। अगर आप खाली एक ही सेशन में पढ़ने का सोच रहे हो कि आप ऑफिस के बाद पढ़ लोगे, वो नहीं होने वाला, है ना। आप ऑफिस जाने से पहले 3 घंटे पढ़ो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में करंट अफेयर पढ़ो, और ऑफिस से आने के बाद आप 3 घंटे और पढ़ो, है ना। ऑफिस से आने के बाद प्रॉब्ली यू विल बी टायर्ड, यू वांट टू स्लीप, 4 बजे उठो, बिल्कुल सही सुना आपने, है ना। 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, ऑफिस जाने से पहले 2.5-3 घंटे पढ़ो, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऑफिस में 1 घंटा पढ़ो करंट अफेयर, कम बैक फ्रॉम ऑफिस, ऑफ कोर्स यू विल ईट समथिंग, देन यू विल स्लीप। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 2.5-3 घंटे सुबह पढ़ के जा रहे हो, 1 घंटे ऑफिस में पढ़ रहे हो, और फिर पूरे दिन ऑफिस में काम भी कर रहे हो, अपने आप आके सो जाओगे, है ना। हाफ एन आवर, 1 आवर, एंड देन वोक अप, और फिर 3 घंटे पढ़ो, एंड देन गो टू बेड, है ना। भाई अगर पब्लिक सेक्टर में है तो ज्यादा टाइम होगा, है ना, फिर तो आप मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया आपको आप कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है। नाउ द लास्ट थिंग, ऑप्शनल। देखिए 3-4 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग ऑप्शनल। पहला सवाल ये आता है कि क्या ऑप्शनल 2026 में रहेगा। आप सभी लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई 2025 वाला भी है? 26 ही है ना। देखिए मेरा जितना भी अंडरस्टैंडिंग है यूपीएससी सीएससी का, मेरा ऐसा मानना है कि अब अगेन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से। देयर आर चांसेस दैट ऑप्शनल माइट नॉट बी देयर इन डी 2026। आई वोंट से कि कोई चांस नहीं है, चांसेस हैं कि ऑप्शन शायद रिमूव हो, है ना। देयर आर न्यूज विच आई हर्ड फ्रॉम, अब कोई ऐसा ऑथेंटिक नहीं है, हियर से ही है ना, पीपल हु आर इनसाइड, हु क्लेम दे आर इनसाइडर्स, है ना। बट देयर आर ऑल्सो चांसेस कि ऑप्शन 2026 में हो। जब मैंने बोला कि हो सकता है कि ऑप्शन 2026 में ना हो, तो ये भी चांसेस हैं कि ऑप्शन 2026 में भी हो, क्योंकि देखिए यूपीएससी अगेन काफी टाइम से न्यूज चल रही है, ऐसा भी नहीं है कि नया है कुछ, है ना। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड जानना है तो बता देता हूं आपको। देयर वाज वन कमेटी नेम बासवान कमेटी, है ना, विच गवर्नमेंट एस्टैब्लिश फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, एंड इट हैज सजेस्टेड रिमूवल ऑफ ऑप्शनल। अब उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक्शन अभी तक पेंडिंग है ना, जो अभी नहीं लिया गया है ना। आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी ना हो, बिफोर 2013 देयर यूज्ड टू बी 2 ऑप्शनल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। 2 ऑप्शनल होते थे, जीएस के खाली 2 पेपर होते थे, ठीक है। एक ऑप्शनल हटाया गया, है ना, बिकॉज ऑप्शनल ब्रिंग इनकंसिस्टेंसी विद इन द इवैल्यूएशन, है ना। भाई आप एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो, इफ यू आर कंपेयरिंग मैथमेटिक्स विद द पॉलिटिकल साइंस, तो आप एप्पल ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो, है ना। दैट इज द प्रॉब्लम इन ऑप्शनल, जो कि बासवन कमेटी ने भी हाईलाइट किया, है ना। तो अब हटने के चांसेस हैं, बट 100% कुछ नहीं है,
मेरा आपको क्या सजेशन है, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? फॉर नाउ मैं अभी ऑप्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट ना करता, और 2 से 3 महीने, स्पेशली जब तक 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, समवेयर इन द February मंथ 2025 का नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तब तक मैं ऑप्शनल ना स्टार्ट करता। ऑनेस्टली आई एम सेइंग यू दिस थिंग, अभी ऑप्शनल मत स्टार्ट करो, रुक जाओ अभी, और 2-3 महीने रुक जाते हैं। अभी तो वैसे भी आपके आपके पास जो समय है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम को जीएस में लगाओ राइट, और उसके बाद 2 से 3 महीने बाद अब ऑप्शन सिलेक्ट करो। जब 2025 का नोटिफिकेशन आ जाए इन द मंथ ऑफ फेब, देन थिंक अबाउट द ऑप्शनल। सबसे पहले ऑप्शनल को सिलेक्ट करो। इसके लिए आई विल टेक अप अनदर सेशन, एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि ऑप्शनल किस तरीके से सिलेक्ट करना है। अभी तो फरवरी में है, वी हैव टाइम फॉर दैट, है ना। ऑप्शनल सिलेक्ट करो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। वो कैसे करना है वो डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में। आई नीड एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर दिस। समझ में आया? वन फाइनल सजेशन फ्रॉम माई साइड बिफोर आई एंड दिस सेशन। देखिए, आई एम द पर्सन हु हैज गिवन 6 attempt to this examination, and I have cleared prelims examination 4 times. I have cleared mains examination twice, and in one of the interview I have scored around 172 marks as well. तो practically I understand all the stages of this examination, है ना। मेरा आपको एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो in the starting phase of your preparation, give good amount of your mental energy in understanding of this examination. Understanding से क्या मीनिंग है? Not knowledge part, but लोग मार्क्स कैसे ला रहे हैं, हाउ यू कैन एंश्योर कि मार्क्स कैसे आएंगे। नॉलेज इंफॉर्मेशन सेकेंडरी है, मार्क्स प्राइमरी है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन टू बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, इट्स जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट ऑफ इट। द प्राइमरी मोटिवेशन इज टू गेट द रैंक, टू सेटल योर करियर। ओनली दिस मोटिवेशन यू आर हैविंग। अपने आप से ऑनेस्ट कन्वर्जेशन करो, यू विल फाइंड आउट कि यही मोटिवेशन है बस, कि अपने लिए एक अच्छा करियर चाहिए, अपने लिए एक अच्छा स्टेटस चाहिए, है ना। वो कैसे मिलेगा? एग्जाम क्लियर करके। एग्जाम कैसे क्लियर होगा? मार्क्स लाके। तो इन दी स्टार्टिंग 5-6 मंथ गिव डिसेंट अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। यार जो टॉपर क्लियर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किन चीजों पे वो फोकस करते हैं, एंड cultivate these commensurate habit in your preparation as well, है ना। Rest, I hope this journey for everyone, whether you make it or not, what I have seen in my experience, if you have entered into this journey with a serious mindset that yes, this is my goal, है ना, वो पता लग जाता है कि दिमाग में कितनी देर दिन में आपके दिमाग में गोल चल रहा है। When I was preparing for UPSC, अगर मैं 16 घंटे जगा हुआ हूं तो आई एम श्योर कि 14-15 घंटे तो चल ही रहा होता है ना। If you are into this preparation in this mindset, then I'm sure this will be life defining decision for you, whether you clear it or not, and I wish you all the best for that. ठीक है, चलिए, thank you very much, all the best, see you next time, take care.